हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म में, कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ रहे थे इनर्टनेस और लेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने दो थ्योरी डिस्कस की थी। एक वीबीटी हमने पढ़ा था, सब हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाद में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेस्ड किस पे है, CFAE पे, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी पे। उसके बिहाफ पे हमें बता रहे थे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेवाइल। और हमने उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, उसमें पढ़ेंगे वाटर एक्सचेंज, उसमें पढ़ेंगे हम बेस हाइड्रोलिसिस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिनमें स्क्वायर प्लेनर आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो हमें इनमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म जो होती है सब्स्टिट्यूशन की, वो बेसिकली 3 पाथवेज को फॉलो कर सकती है। हमने पढ़ा था डिसोसिएटिव पाथवे, हमने पढ़ा था एसोसिएटिव पाथवे, हमने पढ़ा था इंटरसेशन। बट देखा ही गया है कि जनरली जो ऑक्टाहेड्रल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि सारी की बात मैं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं किसको फॉलो करती हैं, डिसोसिएटिव पाथवे को। अब ये डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इसको ऐसे तो मान नहीं सकते। तो कैसे हमें पता चलेगा कि डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव को? हम फैक्टर्स को बदल बदल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम, अगर हमें कोई पता करना है कि डिसोसिएटिव है कि नहीं, तो हम क्या करें, मेटल लिगेंड बॉन्ड को क्या कर दें, स्ट्रॉन्गर। अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया तो मेटल लिगेंड बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है क्या हो जाएगा, स्लो। और हमने ये पढ़ा कि डिसोसिएटिव पाथ में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो क्या होती है, डिसोसिएशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने पर रेट ऑफ डिसोसिएशन स्लो हो जाता है, मतलब मेटल लिगेंड बॉन्ड के स्ट्रांग होने से डिसोसिएशन स्लो हो जाता है, तो मोस्टली वो रिएक्शन किसको फॉलो कर रही होगी, डिसोसिएटिव पाथवे को। सेम इसी तरह अगर हम स्टेरिक हिंडेंस बढ़ा दें, स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाने पर अगर रेट हमारा बढ़ जाता है तो फिर वो क्या होगा, फिर डिसोसिएटिव होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाने पर एसोसिएटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि एसोसिएटिव में क्या होता है, एक इनकमिंग लिगेंड आके जुड़ता है। तो अगर स्टेरिक हिंडेंस पहले से सिस्टम में अवेलेबल है तो एसोसिएटिव में तो स्टेरिक हिंडेंस अगर होगा तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म फेवर नहीं होगी, उसकी रेट क्या हो जाएगी, स्लो। लेकिन अगर रेट इंक्रीज करती है स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाने पर, इसका मतलब किसको फॉलो करता है, वो डिसोसिएटिव पाथवे को, राइट। क्योंकि अगर स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाने पर रेट बढ़ती है, इसका मतलब ये कि एसोसिएटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसोसिएशन में तो पहले से जितने लोग थे वो हैं, आप इनकमिंग लिगेंड को जोड़ोगे तो अगर इस पर स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा हुआ, इस पर बल्कियर ग्रुप अगर आपने पहले से लगा के रखे हैं या सब्स्टिट्यूएंट आपने लगा के रखे हैं, तो जो एडिशन होगा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है एडिशन ऑफ लिगेंड टू कॉम्प्लेक्स, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, वो फेवरेबल नहीं होगी, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट फैक्टर्स को चेंज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएटिव को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है, या फिर मीनवाइल जो तीसरी वाली है इंटरचेंज एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव को फॉलो करता है, राइट। तो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो हमने पहले आपको बोला कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल्स होते हैं, जनरली जो मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, वो डिसोसिएटिव पाथवे। तो देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्लाइन। फिर मैं आपको बाकी कई सारे, और कैसे पता चला कि डिसोसिएटिव को फॉलो करेगा कि नहीं, हम कई सारे भी रिएक्शंस लिखेंगे, जैसे वाटर एक्सचेंज रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस लिखेंगे जिसमें हम एसिड पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, न्यूट्रल पढ़ेंगे, राइट। हम एडिशन रिएक्शन लिखेंगे। तो इन रिएक्शन से हमें ये आइडिया लग जाएगा ना कि मैकेनिज्म हमारी डिसोसिएटिव है कि एसोसिएटिव है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट फैक्टर का चेंज करने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है या डिसोसिएटिव को। बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, तो आराम से समझते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, it has been suggested that, it has been found that it
इट हैज़ बीन फाउंड दैट substitution reactions in octahedral complexes obey, जनरली ओबे लिख लो, जनरली ओबे मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरली ओबे या फॉलो लिख सकते हैं, फॉलो डिसोसिएटिव पाथवे, फॉलो डिसोसिएटिव पाथवे, राइट, डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती हैं। तो हम ये कैसे बताएंगे डिसोसिएटिव को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लिख देते हैं फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस, फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फॉर dissociative pathway, for dissociative pathway। एक चीज़ और दिमाग में, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एसोसिएटिव होगा ही नहीं, इसका मतलब ये है एसोसिएटिव भी होता है, लेकिन मोस्टली जो मेजर होता है वो क्या होता है, वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करता है। ये मतलब है इसका ये मतलब नहीं कि इंटरचेंज नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं कि एसोसिएटिव है ही नहीं दुनिया में, राइट, ऐसा नहीं है। हम एक दो एग्जाम्पल आपको एसोसिएटिव के भी कराएंगे, लेकिन मेजरली जो फॉलो होती है, मेजरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होती हैं, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वो किसको फॉलो करता है, डिसोसिएटिव को, ठीक है ना। एसोसिएटिव भी होता है लेकिन वो उतना कॉमन नहीं है, राइट। तो हम कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, हम लिख लेते हैं नाम उनका एक एक करके। पहला हमारा है वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, राइट। सेकेंड हमारा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस या फिर इसी को बोलते हैं इक्वेशन रिएक्शन, राइट। इक्वेशन में हम तीन तरह की इक्वेशन पढ़ते हैं, हम तीनों पढ़ेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, राइट, एक पढ़ेंगे हम बेस हाइड्रोलिसिस, और हम यहाँ पढ़ेंगे न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। तीसरी हमारी जो रिएक्शन है जो सजेस्ट करती है किसको, डिसोसिएटिव पाथवे को, वो है एनेशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में जो हम चेंज करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स का, मेटल लिगेंड बॉन्ड का, सब्स्टिट्यूएंट्स का, या फिर क्या नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये सब करके हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मेजर रिएक्शंस आपकी होती हैं वो किसको फॉलो करती हैं, वो फॉलो करती हैं डिसोसिएटिव को। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं जिससे हमको पता चले कि डिसोसिएटिव का एविडेंस क्या देती हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। तो पहले पढ़ते हैं वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्या है। यहाँ लिखेंगे वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। देखो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन है क्या, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है MH2O6 N प्लस यहाँ से हमने आइसोटोपिकली लेवल्ड वाटर ले लिया और यहाँ से एक वाटर को 6 चेंज कर दिया। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या बनाया, MH2O5 H2O, यहाँ 18 N प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, वाटर। तो ये जो रिएक्शन है एक तरह से क्या है, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सिंपल वाटर एक्सचेंज में होता क्या है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक वाटर जाएगा और बाहर से एक वाटर क्या आएगा। तो यहाँ सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, इन वाटर एक्सचेंज रिएक्शन
in water exchange reactions there is exchange of water between coordination sphere एंड सराउंडिंग्स, या मीडियम बोल सकते हैं हम, राइट। तो ये वाटर का एक्सचेंज होता है। अब देखो यहाँ से क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप रिएक्शन एक्वस मीडियम में करा सकते हो तो यहाँ से रेट कांस्टेंट आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, रेट में मान लो इसको भी मानता है इसको भी मानता है, दोनों को मान सकता है। अब देखो एक दो चीज़ें कर सकते हो आप, या तो ये मान लो कि जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, इस पे, या तो ये मान लो कि इस पर दोनों डिपेंड करती है। कुछ भी मान लोगे आप तब भी आपका रेट क्या आएगा, सिंपल यही आएगा। यहाँ से क्या ये, क्योंकि ये हमेशा क्या है, सॉल्वेंट भी तो मीडियम है ना, ये क्या होगा हमारा एक्सेस में। अगर एक्सेस में होगा तो इससे रेट पे आप, इससे रेट क्या है डिसाइड नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि एक्सेस में अगर होगा तो जो आपका ऑर्डर का या रेट एक्सप्रेशन आप लिखते हो वो आपको नहीं इंक्लूड किया जाता उसमें, तो आपका दिखेगा क्या यहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको अगर आप छोड़ दोगे तो क्या दिखेगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसको आप ऐड कर लोगे तो क्या दिखेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर। हालांकि ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट ऑर्डर। बट ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर है कि नहीं है, ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप डिफरेंट फैक्टर्स पे वेरिएशन ना देखो, राइट। ये फैक्टर्स बदलने पर कैसे रेट कांस्टेंट या वाटर एक्सचेंज के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे हमारा चेंज होता है, ठीक। तो उन फैक्टर्स को बदलते हैं। यहाँ पे इससे हमारे पास, या इस रेट एक्सप्रेशन से हमारे पास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम वाटर को लिख भी देंगे ना तो वाटर हमारा क्या है, एक्सेस में है, राइट। एक्सेस में अगर वाटर है तो वाटर को आप छोड़ दोगे तो आपका क्या जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ये वाटर पे डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, या कितनी कंसंट्रेशन तक वाटर पे डिपेंड करेगा, कितने पे नहीं डिपेंड करेगा। ये यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि जो रेट एक्सप्रेशन होता है किसी भी सिस्टम में, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालते हो, क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप थ्योरेटिकली तो लिख नहीं सकते ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के चेंजेस करते हैं सिस्टम में। फिर चेंजेस से जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको देखते हैं, उसके भी आप हमें बताते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है तो डिसोसिएटिव पाथवे है, अगर सेकंड को फॉलो करता है तो एसोसिएटिव पाथवे है, ठीक है। मेनली यही तो पढ़ते हैं हम ना, जनरली यही तो बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो क्या होगा, डिसोसिएटिव पाथवे है, सेकंड ऑर्डर क्या होगा, एसोसिएटिव पाथवे है। तो यहाँ से कुछ हमें बहुत मेजर रिजल्ट यहाँ से मिलने वाला नहीं है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, आगे देखते हैं फैक्टर्स। हम चेंजेस जो करते हैं, मेटल का चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज करेंगे, क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स हम बढ़ाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अगर करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हमें मिलते हैं। तो आगे देखते हैं। देखो देखा ये गया है कि जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है वैसे वैसे जो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज होता है क्या होता है, डिक्रीज करता है। जनरली ये है कि जैसे जैसे मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से, राइट, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास सोडियम ये है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक हमारे पास ये है MgH2O6 और दोनों में हम यहाँ पे निकालते हैं रेट कांस्टेंट फॉर वाटर, ठीक है। ये ए ले लिया हमने, ये ले लिया बी। तो देखा ये गया है कि जो ए में होता है वाटर एक्सचेंज वो क्या होता है, बी के फास्ट। मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है वाटर एक्सचेंज का फॉर ए वो किससे ज़्यादा है, बी के लिए ज़्यादा है। तो सिंपल यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, लेस, बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, लेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर लेस होगी तो क्या होगा, इजी डिसोसिएशन, राइट। इजी डिसोसिएशन होगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, फास्ट। रेट ऑफ एक्सचेंज फास्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो न्यूक्लियर फोर्स उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, हाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो भी हाई।
राइट। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई है तो डिसोसिएशन क्या होगा, डिफिकल्ट डिसोसिएशन। अगर ये डिफिकल्ट हुआ तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या हो जाएगा, स्लो। तो देखो इन दोनों के केस में जो रेट कांस्टेंट में वेरिएशन है वो क्या दिखाता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, यहाँ पर हाई है, तो यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर एक्सचेंज फास्टर, यहाँ पे क्या है, स्लोअर है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में चेंज क्या किया हमने। देखो आपको पता है पीरियड में जब आप मूव करते हो तो साइज में, खासकर जो बगल बगल आइटम, उसमें साइज में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। साइज में वेरिएशन ज़्यादा कहाँ मिलता है, जब आप ग्रुप में मूव करते हो। तो अगर पीरियड में मूव करने पर साइज में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप पीरियड में साइज से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं निकाल सकते, मेरा मतलब है जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वहाँ पर साइज को हमेशा नहीं रखता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इन दोनों की बात करूँ तो साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर नॉर्मली आप सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो। ठीक, यहाँ पे मेनली जो डिसाइडिंग फैक्टर है क्या हो, चार्ज। यहाँ क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ क्या है प्लस कितनी, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या रखा है, ज़्यादा। अब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखने से मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। तो जो अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया या मेटल वाटर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ईजिली ब्रेक होगा क्या, नहीं। वो अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब जो डिसोसिएशन है क्या हो गया है, वो स्लो हो गया है। डिसोसिएशन क्या है, अनफेवरेबल है, तो रेट क्या हो रही है, इसकी स्लो आ रही है। अब आपको पता है कि डिसोसिएशन अनफेवरेबल होने से अगर रेट स्लो हो जा रही है, इसका मतलब जो डिसोसिएशन है वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, राइट। और हमें पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिसोसिएशन जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस में होती है, जब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, डिसोसिएटिव पाथवे। इसका मतलब यहाँ जो ये रिजल्ट है ये दिखाता है ये कि जो वाटर एक्सचेंज है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है डिसोसिएटिव पाथवे को। फिर से एक बार समझ लो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने पर रेट स्लो होता है, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से रेट स्लो इसलिए होता होगा क्योंकि मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या हो जाता होगा, स्ट्रॉन्गर अगर हो गया तो वो वहाँ से वाटर जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अगर वाटर ब्रेक नहीं होगा तो वाटर का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो अगर हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है डिसोसिएशन को इन्वॉल्व करती है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसमें जो डिसोसिएशन है क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। इसका मतलब सिंपल है कि जो मैकेनिज्म है किसको फॉलो करिए, डिसोसिएटिव पाथवे को। समझ गया ना। अगर एसोसिएटिव की बात करते हैं तो हम दूसरी बात बोलते हैं वहाँ पे। तो फिर से एक बार ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने पर अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ है, हमारे जो कि होता है मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ, वो अगर स्ट्रॉन्गर हुआ तो डिसोसिएशन जो होगा वाटर का डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब डिसोसिएशन है किस में इन्वॉल्व है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। और जहाँ पर डिसोसिएशन इन्वॉल्व होता है इन आरडीएस, जहाँ पर आरडीएस के अंदर डिसोसिएशन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होती है, डिसोसिएटिव पाथवे, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन है वो जनरली किसको फॉलो करती हैं, डिसोसिएटिव पाथवे को। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब अगर हम सिस्टम में अलग अलग साइज बढ़ाएं तो न्यूक्लियर फोर्स चेंज होगा, साइज को घटाएं बढ़ाएं तो न्यूक्लियर फोर्स बदलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएं बढ़ाएं तो न्यूक्लियर फोर्स बदलेगा। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स बदलेगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, वो भी वीकर होगा, डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है या कम है। अगर वो बदलेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी बदलेगी। तो कभी रेट कांस्टेंट ज़्यादा आ सकता है, कभी रेट कांस्टेंट कम आ सकता है। अब हाई रेट कांस्टेंट ज़्यादा और कम के बीच ऑन द बेसिस ऑफ कि रेट कांस्टेंट किसी भी एक्सचेंज में फास्टर है, मतलब ज़्यादा है या कम है, उसके बिहाफ पे जो मेटल कैटायंस उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, राइट। तो किस बेस पे डिवाइड कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट कौन सी बेसिस पे आया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड स्ट्रेंथ या मेटल वाटर स्ट्रेंथ, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ rate of water exchange, the basis of rate of water exchange, metals have been divided into metal cation, लिख देते हैं यहाँ पे, metal cations have been divided into following 4 classes, राइट। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम
क्लास 1 मेटल कैटायन के बारे में, राइट। क्लास 1 में जनरली वो मेटल कैटायन आते हैं जिनमें वाटर एक्सचेंज का रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है नियरली आती है वो 10⁸ सेकेंड इनवर्स। अच्छा, हम सेकेंड इनवर्स क्यों लिख रहे हैं? सेकेंड इनवर्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि किसको फॉलो कर रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, राइट। टाइम इनवर्स होता है ना फर्स्ट ऑर्डर में, अगर रेट कांस्टेंट निकालते हो आप, जानते होगे। इनमें आते कौन है? इट इंक्लूड्स, अब सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट ज़्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? कम। तो न्यूक्लियर फोर्स कम होने के दो तरीके हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, दूसरा साइज़ क्या हो जाए? लार्जर। तो पहले साइज़ की बात करते हैं। हमें पता है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो लार्जर साइज़ कौन से मेटल की होती है? बच्चों सब आप ये मत करना कि 6D वाले भी लार्जर होते हैं। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जर साइज और लेस न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है, जनरली होता है कहाँ पे? एस ब्लॉक वालों पे, क्योंकि एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, तो ये लोग लेफ्ट में है, तो इनका साइज क्या है? लार्जर। दूसरा, एल्कली मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, एल्कलाइन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो साइज बड़ा है इनका, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या है? कम। तो जहाँ साइज बड़ा होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, वहाँ न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? कम। जहाँ न्यूक्लियर फोर्स कम होगा वहाँ मेटल वाटर बॉन्ड क्या होगा? वीक। तो वहाँ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या होगा? फास्टर। इसलिए जो हाईएस्ट या हाई रेट कांस्टेंट वाले जो हमारे पास मेटल कैटायंस हैं जिनमें वाटर एक्सचेंज का रेट फास्टर होता है, किससे बिलोंग करते हैं? वो क्लास 1 मेटल से। तो यहाँ एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स एल्कली मेटल कैटायंस या एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपको पता है कि जब आप एल्कली से एल्कलाइन जाओगे तो दो चीज़ें होती हैं, साइज भी डिक्रीज करती है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है, भाई +1 से +2 हो जाता है। अगर साइज भी डिक्रीज करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा। तो जो छोटे एटम है ना, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब में जो ये फैक्टर है ना, न्यूक्लियर फोर्स की डोमिनेंसी, ये बहुत हो जाती है। डाउन वाले फैक्टर की बात अगर करो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, इनमें सब में क्योंकि लार्जर साइज है तो इतना न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट नहीं हो पाता, तो रेट नीचे वाले में फास्ट ही रहता है। लेकिन ऊपर के जो मेंबर्स होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके केस में क्या होता है? बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए उनके केस में रेट क्या हो जाती है? स्लो। तो वो इस ग्रुप में नहीं आते, वो दूसरे ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, राइट। ये हो गए। इसमें आते हैं क्रोमियम, 3D सीरीज से क्रोमियम और कॉपर। अच्छा, ये दोनों क्यों आए? बाकी डाई पॉजिटिव मेटल आयन नहीं है 3D सीरीज के, यही दोनों क्यों आ गए? क्योंकि हमें पता है क्रोमियम 2+ क्या होता है? नॉर्मल अगर ज्योमेट्री की बात करें, नॉर्मल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, वाटर में तो ये क्या है? इजी एनसिमेट्रिकली फिल्ड। अगर इसकी ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? T2G एनसिमेट्रिकली, सॉरी यहाँ भी EG एनसिमेट्रिकली फील्ड है। जब EG एनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो क्या होता है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, राइट। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जितना स्ट्रॉन्गर होता है, आपको पता है कि बॉन्ड की लेंथनिंग उतनी क्या होती है? ज़्यादा। वैसे लेंथनिंग भी होती है और कंप्रेशन भी होता है, लेकिन मोस्टली क्या होती है? लेंथनिंग। तो अगर किसी सिस्टम में बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इजीली क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। तो रेट एक्सचेंज क्या हो जाएगा? फास्टर। तो देखो इस वाले ग्रुप में जहाँ पर क्लास 1 में जहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी हाई है, उसमें बाकी डाई पॉजिटिव मेटल आयन नहीं है, लेकिन यही दोनों, ये दोनों क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ लिख देंगे ड्यू टू दिस दे शो, दे मतलब ये दोनों, दे शो फास्ट वाटर एक्सचेंज, राइट। ठीक है ना। इसमें एक चीज और आता है, साथ में यहीं पे लिख लेना एक एग्जांपल और, क्लास क्लास 12 मेटल कैटायन
एक्सेप्ट Zn2+, मतलब क्लास 12 में कौन आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो जिंक को छोड़ के यहाँ पर क्या है आपका, कैडमियम, मरकरी रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन कौन आ गया, एल्किली मेटल्स आ गए सारे के सारे, एल्कलाइन मेटल आ गए, जिनमें से बेरिलियम, मैग्नीशियम को नहीं रखना इसमें। डाई पॉजिटिव 3D सीरीज से कौन आया हमारा, 40 फैब्रिक का कोई नहीं आएगा, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है जनरली। क्रोमियम और कॉपर में ये लोग क्यों आ गए इसमें, बाकी डाई पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईजी अनसिमेट्रिकली फील्ड है। जब ईजी अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर रहेगी, तो ईजिली क्या हो जाएगी, ब्रेक, तो वाटर एक्सचेंज क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। उसके बाद साथ में इसमें जिंक फैमिली से कौन है, जिंक फैमिली से जिंक को छोड़ के बाकी दोनों लोग हैं कैडमियम और मरकरी हैं, ठीक। तो ये तो हुई किसकी बात, क्लास 1 की। अब चलते हैं क्लास 2 में। क्लास 2 में देखो कौन आता है, क्लास 2 में जो वाटर रेट एक्सचेंज होता है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है नियरली 10⁴ टू 10⁸ सेकेंड इनवर्स। चीज़ यहाँ पे चाहो तो ये नियरली ऐसे भी कर लेना आप, ये के की वैल्यू ज़्यादा और ऐसे, ठीक है। मतलब ये है कि 10⁸ होती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। इसके केस में क्या है, इसमें इसके रेंज के बीच में होता है। तो इसमें क्या आएगा, इट इंक्लूड्स डाई पॉजिटिव 3D सीरीज मेटल्स, मेटल आयन, राइट, एक्सेप्ट कौन कौन, वैनेडियम, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम कॉपर क्योंकि हमने छोड़ दिया, बिकॉज उनको हम पहले ले चुके हैं, और हमने किनको ऐड किया इसमें, वैनेडियम को ऐड किया है, ठीक है। इन तीनों को छोड़ देना है आपको। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग फैक्टर्स का CFA ही है। ये जो है ना B2+, ये होता है D3, और D3 के केस में जो CFA होता है -1.2 डेल्टा, राइट। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है यहाँ पे, इसलिए ये थोड़ा अलग है। इसमें रेट कांस्टेंट क्या होता है, वाटर एक्सचेंज के लिए कम होता है इसमें। बाकी इन दोनों को तो हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं। और इसमें क्या आएगा, ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड्स, क्या आएगा इसमें, यही कर लेते हैं कलर, ट्राईवैलेंट Ln3+ आयंस, राइट। और इसमें आएगा आपका मैग्नीशियम जो हमने किया था, ठीक। ये लोग इस ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, साथ में इसमें आ जाता है इंडियम। इंडियम किसका मेंबर है, ये मेंबर है किसका, ये है बोरॉन फैमिली का, ये भी तो मेटल है। तो ये लोग जो हैं इस ग्रुप में आते हैं। जितने भी डाई पॉजिटिव 3D सीरीज के मेटल आयन हैं वो हैं, इन लोग को छोड़ के बाकी लैंथोनाइट्स मोस्टली आ जाते हैं। मैग्नीशियम जो हमने छोड़ा था वो आ जाता है। इंडियम 3+ यहाँ पे, बेरिलियम अभी नहीं है, बेरिलियम क्या आएगा और नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि बेरिलियम को आपको पता है, बेरिलियम जो बॉन्ड बनाता है वो मैग्नीशियम के कंपेरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है, न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। बढ़ते हैं क्लास 3 की तरफ। क्लास 3 में जो वाटर एक्सचेंज का रेट है वो लगभग है 1 to 10⁴ सेकेंड इनवर्स। इसमें कौन आता है, ट्राई पॉजिटिव 3D सीरीज मेटल आयंस, राइट। इसमें आते हैं, इट इंक्लूड्स, ऐसे लिख लो 3D सीरीज मेटल आयंस। इसमें हमारा बेरिलियम भी आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें लेकिन दो चीज़ों को इग्नोर कर देना है, क्रोमियम 3+ को और कोबाल्ट 3+ को, राइट। क्रोमियम 3+ कोबाल्ट 3+ को इग्नोर करने का रीज़न सिंपल ये है कि यहाँ पर जो CFA की वैल्यू हमने देखी थी वो कितनी आती है, यहाँ भी आती है -2.0 D3 है। और कोबाल्ट 3+ वाटर के साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना भाई। कोबाल्ट 3+ जो होता है वो हैलाइड्स HCN-N3- और इनको छोड़ के जो है जनरली क्या करता है, सबके साथ लो स्पिन बनाता है ना। तो यहाँ पर अगर लो स्पिन करोगे तो D6 लो स्पिन बनेगा। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था D6 लो स्पिन में जो CFA वैल्यू तो कितनी थी, -4.0। तो इनके केस में जो CFA वैल्यू है ना, इसकी वजह से जो है इनमें रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या हो जाता है, कम,
मतलब यहाँ पर दोनों फैक्टर ऑपरेटिंग है, CFAE भी फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर है और साथ साथ में इसका क्या है न्यूक्लियर फोर्स मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो +3 वाले हैं उनमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, बिल्कुल वहाँ पे है, लेकिन उनकी CFAE इतनी नहीं है जितनी इनकी है। और CFAE कोई नया टर्म नहीं है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे इसको जब हम लेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें हमारा जाएगा बेरिलियम, इसमें हमारा जाएगा एल्युमिनियम, इसमें हमारा जाएगा गैलियम, राइट। ये लोग यहाँ ET से लिख देना। ये लोग जो है मेनली क्या है इसके क्लास 3rd मेटल के हैं जिनका रेट क्या होता है कम होता है। अब लास्ट क्लास हमारे पास बची है क्लास 4, उसमें चलते हैं। क्लास 4 में क्या है, इनके केस में जो रेट कांस्टेंट होता है वैल्यू वो होती है लगभग 10⁻² टू 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। इस मतलब बहुत स्लो है रेट। ठीक है, तो इसमें आएगा कौन, इट इंक्लूड्स Cr3+ जो हमने छोड़ा था, कोबाल्ट 3+ एंड 4d एंड 5d सीरीज मेंबर्स, 4d एंड 5d सीरीज मेंबर्स। मेनली लिख लेना यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सब आते हैं। जैसे देखो कैडमियम और मरकरी नहीं है, जैसे मान लो इसमें मैं लिखना चाहूँ इसमें तो हमारे पास जैसे ये है इरीडियम 3+ है, राइट, रोडियम 3+ है, प्लेटिनम +4 है, ये सब। ठीक है, ये सब आता है। तो मेनली जो लास्ट वाली सीरीज़ है उसमें क्या है 4d 5d। आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ कि 4d 5d वाले जो बॉन्ड बनाते हैं वो जनरली 3d से क्या होता है, जनरली क्या 3d से क्या होता है वो स्ट्रॉन्गर, इसलिए उनका जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर होगा तो डिसोसिएशन ईजी नहीं होगा। अगर डिसोसिएशन ईजी नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है जो RDS है जो कि इन्वॉल्व जो जिसमें कि डिसोसिएशन जो है लिगेंड का वो इन्वॉल्व है, वो क्या हो जाएगा आपका स्लो हो जाएगा। डिसोसिएशन अगर आपका स्लो हो गया तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो हमने चारों क्लासेस के बारे में पढ़ा कि पहली क्लास में बहुत फास्ट रेट है, सेकंड में कम है, थर्ड में कम है, फोर्थ में कम है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि जब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, या तो हम न्यूक्लियर फोर्स बदल रहे हैं। अगर हम मेन ग्रुप की बात करें टेंशन मेटल में हम 2 फैक्टर को साथ में ध्यान दे रहे हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा क्या है CFAE है। CFAE जो है डोमिनेटिंग 3 ही जगह पे है, वेनेडियम में, क्रोमियम में और कहाँ पर कोबाल्ट में। और कैसे पता हमें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं B2 जो होगा वो D3+ होता है, राइट। इसलिए जो डाई पॉजिटिव जितने भी हैं उनमें सबसे जो होता है वो लेस वाटर एक्सचेंज या लेस रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज शो करता है। बाकी जो ट्राई पॉजिटिव है उनमें क्या है हमारे पास, ट्राई पॉजिटिव में क्रोमियम 3+ और कौन है कोबाल्ट 3+। क्रोमियम 3+ जो है वो है हमारा D3 जिसके लिए -2.0 वैल्यू होती है, हमने पिछली देखा था भाई। और कोबाल्ट 3+ जो लोएस्ट पर इसके लिए कितनी होती है -4.0। तो इनमें CFAE है, बाकी सब में नॉर्मली जो है वो क्या है साइज फैक्टर है और चार्ज फैक्टर है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीकर होगा। न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर होगा। तो उसके बिहाफ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो कुल मिला के जो एविडेंसेस हैं और एग्जांपल्स उनके बिहाफ पे ये लगता है कि जो मैकेनिज्म है वाटर एक्सचेंज की वो किसको फॉलो करती होगी, मेनली वो फॉलो करती होगी किसको, डिसोसिएटिव पाथवे को। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा हम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ा रहे हैं, जितना हम न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा रहे हैं, हमें रेट कांस्टेंट या रेट फॉर वाटर एक्सचेंज जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक एविडेंस हमें प्रोवाइड करता है कि जो मैकेनिज्म है मेनली किसको फॉलो करती हैं, वो फॉलो करती हैं डिसोसिएटिव पाथवे को। और देखो अगर हम कंपेयर करें डाई पॉजिटिव में, हम लिख लेते हैं फॉर डाई पॉजिटिव आयन of 3D series, rate of water exchange following trend। किसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी। तो देखो क्या होता है, अगर रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज की बात करो सबसे ज़्यादा होता है कॉपर का, इसके बाद होता है क्रोमियम का। तो हम लिखते जाते हैं क्यों ऐसा होता है इनमें, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग JTD, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फिर क्रोमियम का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कॉपर का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कॉपर में
कॉपर में क्या है, Eg में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज़्यादा, भाई Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर क्रोमियम की बात करो, वन टू थ्री, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो सिंपल सी बात है, Eg में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब डिस्टॉर्शन उतना क्या दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा। जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा इसका मतलब इलोंगेशन उतना क्या है, ज़्यादा है। इलोंगेशन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना क्या होगा, वीक, और वो ईजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जितना ईजिली ब्रेक हो जाएगा डिसोसिएशन फास्टर होगा, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है कि कॉपर का क्यों ज़्यादा है क्रोमियम से, इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि कॉपर में Eg में 3 इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम में Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आता है कौन, Zn2 प्लस Mn2 प्लस, फिर Iron 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, और फाइनली हमारे पास आता है B2 प्लस। देखो इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों के केस में CFC जैसा कोई फैक्टर तो होता नहीं है। CFC क्या होता है 0 ना, तो CFC के बिहाफ पे तो कंपेयर कर नहीं सकते। हमें इतना जरूर पता है कि Zn2 प्लस में जो Eg सेट होता है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। Mn2 प्लस में जो Eg सेट होता है वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो Eg में जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना वो रिपल्सन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। इससे कंपेयर मत कर लेना, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल रिपल्सन है, यहाँ क्या होगा, सिमेट्रिकल रिपल्सन होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जो हमारे लिगेंड्स हैं कहाँ होते हैं, एक्सिस पे। तो एक्सिस की ऑर्बिटल में अगर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात रिपल्सन थोड़ा क्या कर देगा, वो ज़्यादा कर देगा। रिपल्सन अगर ज़्यादा कर देगा तो बॉन्ड थोड़ी क्या हो जाएगी, लॉन्गर, तो वो क्या हो जाएगी, ईजिली डिसोसिएट। इसीलिए जिंक वाले में ईजी डिसोसिएशन होता है, मैग्नीज वाले में उसके कंपेरिजन में स्लो डिसोसिएशन होता है। ठीक है, अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो देखो यहाँ भी Eg में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी Eg में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी Eg में इलेक्ट्रॉन है, और Eg में इलेक्ट्रॉन हर जगह क्या है, बराबर। भाई Iron 2 प्लस अगर वाटर के साथ करोगे तो हाई स्पिन बनाएगा ना भाई, वाटर के, क्योंकि वाटर एक्सचेंज की बात करो तो हाई, तो वाटर की बात करोगे +2 में क्या बनाएगा, हाई स्पिन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। कोबाल्ट की बात करोगे तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। राइट, निकल की बात करोगे तो सेम। अब इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। देखो Eg में इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखो बॉन्ड लेंथ में चेंजेस ऑक्टाहेड्रल में तभी आपको ज़्यादा दिखता है जब आपकी डेंसिटी कहाँ हो, Eg सेट में, क्योंकि Eg ही लिगेंड के डायरेक्ट अप्रोच में होता है, बाकी जो होते हैं डायरेक्ट अप्रोच में नहीं होते वो। तो अगर इन सब की बात करेंगे हम तो Eg में तो हर जगह इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। इसका मतलब Eg से कुछ होना नहीं। T2G से देखो, अब बोलता है T2G में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो T2G क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस, तो रिपल्सन इतना करता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ जाने पर प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है, तो रिपल्सन डोमिनेट नहीं करता। क्या डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। अगर वो स्ट्रॉन्गर हो गया तो इसका मतलब सिंपल है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया तो डिसोसिएट नहीं होगा इजीली। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात हम करें तो आयरन, कोबाल्ट और निकल में यहाँ न्यूक्लियर फोर्स कम है, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जल्दी डिसोसिएट होगा, यहाँ पर जल्दी डिसोसिएशन नहीं होगा। यहाँ एक्सचेंज क्या होगा, फास्ट, यहाँ एक्सचेंज क्या होगा, स्लो। ये तो हम जब किसी की बात करें न्यूक्लियर फोर्स की। दूसरा अगर CFC की भी बात करो ना तो इसमें CFC कितनी होगी, -0.4 डेल्टा हो। इसमें कितनी होगी, -0.8 डेल्टा हो। इसमें कितनी होगी, -1.2 डेल्टा हो। तो CFC की बिहाफ पे अगर देखो तो इसकी CFC क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी CFC क्या है, कम है। तो जिसकी CFC ज़्यादा है इसका मतलब वो जनरली क्या करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा वो, मतलब वहाँ के केस में एक्सचेंज का रेट क्या होगा, स्लो। तो वैसे भी देख सकते हो आप CFC की बिहाफ पे भी ये स्लो एक्सचेंज करेगा, ये क्या करेगा, फास्ट एक्सचेंज। हटना नहीं से, हाँ थोड़ा सा चेंज है बट आप इसको समझ के प्रॉपर तरीके से आपको याद हो जाएगा ये, ठीक। फाइनली बात करते हैं इसकी। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की तो सिंपल ये बात है, बेनेडियम का साइज जो है निकल से क्या है, बड़ा, क्योंकि बेनेडियम कहाँ आता है, लेफ्ट में, निकल कहाँ आता है, राइट में, राइट। लेकिन CFC अगर देखें तो CFC इसकी भी कितनी होगी, -1.2 डेल्टा हो। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क सिंपल एक ही चीज़ है इसमें, देखो क्या फ़र्क है। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँ तो इसमें एक ही चेंज है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो कि देखो
ये भी D3 है, D8 है, दोनों के केस में जो CFAE वैल्यू होती है चाहे D3 D8 हो, कितनी होती है वो -2.0, तो वो बराबर है। CFSE की बात करोगे वो बराबर। एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ ईजी में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सिंपल सी बात है, एक चीज़ ध्यान रखो, ईजी में इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है वो थोड़ा अपने एक्सेस वालों को क्या कर देता है, रिपल, तो बॉन्ड को थोड़ा क्या कर सकता है, वो लॉन्गर कर सकता है, राइट। तो ये मान सकते हो आप कि ईजी में यहाँ इलेक्ट्रॉन होने से, यहाँ ईजी में इलेक्ट्रॉन ना होने से यहाँ जल्दी डिसोसिएशन होता है, यहाँ क्या होता है, स्लो डिसोसिएशन, ठीक है, राइट। क्लियर इतनी बात। और यहाँ एक चीज़ कुछ लोग तो ऐसा इवन ये भी बोलते हैं कि यहाँ के केस में क्या होता है और यहाँ फ़र्क ये है कि इसका रेट क्यों फास्टर हो गया, क्योंकि ये डिसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव को, राइट। एसोसिएटिव को फॉलो करने के लिए उसके पास लो एनर्जी की वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। लो एनर्जी की वैकेंट ऑर्बिटल क्या है इसके पास में, भाई देखो यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, T2G भरा हुआ है, यहाँ पे T2G में इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो जहाँ पर लो एनर्जी की T2G ऑर्बिटल खाली होंगी या लो एनर्जी की ऑर्बिटल खाली होंगी, वहाँ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, फास्टर। जहाँ पे नहीं खाली होगी, सॉरी, वहाँ पर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, फास्टर। जहाँ पे नहीं खाली होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोअर। तो हालांकि इतना कुछ करने से बेहतर ये सिंपल समझ लो, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ईजी की वजह से इसका रेट क्या हो गया, फास्ट, इसकी क्या हो गया, स्लोअर। बाकी अगर आप चाहते हो तो एसोसिएटिव से समझ सकते हो इसको। एसोसिएटिव से क्या है कि यहाँ पर T2G आपके पास लो एनर्जी की ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ लो एनर्जी की ऑर्बिटल पूरी भरी है। तो अगर किसी भी लिगेंड को एसोसिएट होना हुआ तो यहाँ फास्टर एसोसिएट होगा, यहाँ फास्टर एसोसिएट नहीं होगा। इसलिए ये क्या कर देगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा इसके केस में और उसके केस में, देखो यहाँ पर ये भरा हुआ है, राइट। एक मिनट रुकते हैं इसको पहले, हाँ ठीक है, समझो। देखो तो अगर हम बात करें वेनेडियम 2+ की और निकिल 2+ की, तो निकिल 2+ में क्या है, निकिल में यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेनेडियम में क्या है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, CFAE दोनों की सेम है, CFSE दोनों की सेम है। यहाँ पे ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर ईजी में इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पर ईजी में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहाँ लिगेंड के अलॉन्ग रिपल्सन थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा, तो लिगेंड वहाँ से ईजिली रिमूव हो सकता है। जहाँ पर ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ लिगेंड ईजिली रिमूव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर फास्टर रेट हो जाता है, यहाँ पर स्लोअर रेट हो जाता है। समझ गए। तो ये है हमारा वाटर एक्सचेंज का रेट फॉर डाई पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि स्कैंडियम 2+ नहीं दिया, टाइटेनियम 2+ नहीं दिया, राइट। एक्चुअली स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो क्या कर देंगे, वाटर को ऑक्सीडाइज। तो जनरली उनके केस में डेटा ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि डेटा नहीं मिलता, लेकिन डेटा ऑब्टेन करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है, 3D सीरीज के डाई पॉजिटिव मेटल आयन के लिए है वाटर एक्सचेंज का रेट। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए है, कॉपर के लिए है। सबसे कम किसके लिए है, B2 के लिए है। B2 के लिए फिर से बोल देता हूँ, B2 में ईजी में सेट इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ईजी में इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं ईजी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्सियल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ होता है, अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस लिगेंड होगा तो रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा फील करेगा, लिगेंड रिपल्सन ज़्यादा फील करेगा। जहाँ पर ईजी में इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएगा। जितना इजीली रिमूव हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, मतलब रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये तो इसकी बात है। फॉर 3D सीरीज के लिए देख लेते हैं। फॉर M3+ आयन ऑफ 3D सीरीज रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज is as follows. स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+, आयरन 3+, और सबसे लास्ट में क्या है, क्रोम। तो यहाँ वाला जो है ना, ये सिंपली किसके बिहाफ पे, न्यूक्लियर फोर्स के बिहाफ पे है। भाई न्यूक्लियर फोर्स जितना ज़्यादा होगा रेट उतना क्या हो जाएगा, स्लो। तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, यहाँ रेट स्लो है। यहाँ न्यूक्लियर फोर्स कम है, यहाँ रेट क्या है, फास्ट। क्रोमियम 3+ में एक एडिशनल फैक्टर है, क्रोमियम 3+ में D3 है। D3 में एक और फैक्टर होता है क्या, CFAE, वो वैल्यू कितनी होती है, -2.0। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलकर इसको क्या कर देती हैं, इसके वाटर एक्सचेंज को क्या कर देती हैं, स्लो कर देती हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, बाकी सब में क्या है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कराता हो। जहाँ न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा वहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, वहाँ रेट स्लो हो जाएगा। जहाँ न्यूक्लियर फोर्स कम वहाँ बॉन्ड वीकर, वहाँ रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जो क्रोमियम सबसे लास्ट में आया है, क्रोमियम इसलिए आया है क्योंकि क्रोमियम 3+ में
एक फैक्टर और साथ में होता है, क्योंकि D3 कन्फिग्रेशन है और D3 के लिए CFAE की वैल्यू कितनी होती है -2.0। तो CFAE और जो न्यूक्लियर फोर्स है दोनों फैक्टर यहाँ पे इसकी रेट को डिसाइड करता है। तो थोड़ा इसे ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है, याद रखो जहाँ भी D3 D6 आएगा वहाँ पर CFAE जो होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होने लगता है, राइट। D3 D6 और D8, क्योंकि D3 में भी क्या होता है -2.0, D8 में भी क्या होता है -2.0 और D6 लो स्पिन में भी क्या होता है -4.0। तो जहाँ पर ये होता है ना, जहाँ पर हाई नेगेटिव वैल्यू है वो रेट को डिसाइड करने में रोल प्ले करना शुरू कर देती है। जहाँ पर माइनर वैल्यू है वहाँ पर बाकी फैक्टर जो है डोमिनेट कर लेते हैं। जैसे कि जहाँ पर कम वैल्यूज है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ें न्यूक्लियर फोर्स, साइज, ये सब, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जहाँ हाई वैल्यू वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है वो, तो वहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनते हैं और देखो, अगर मैं आपसे बोलूं क्रोमियम 3+ और कोबाल्ट 3+ जनरली लो स्पिन बनाता है, तो इसके केस में जो CFAE की वैल्यू है वो कितनी आती है -2.0, इसमें कितनी आती है -4.0। तो अगर मैं इनर्टनेस की बात करूं तो ऑर्डर ये है, इनर्टनेस का बात करूँ तो ऑर्डर ये है, राइट। बट एक एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है, देखा गया है कि जो वाटर एक्सचेंज का रेट है, अगर मैं COH2O6 3+ लूँ तो CR, याद रखना वाटर एक्सचेंज की बात मैं कर रहा हूँ, वाटर एक्सचेंज की बात करूँ तो वाटर एक्सचेंज का रेट जो होता है इसका ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ आप दिमाग से पहले निकालिए कि लेवलिटी का मतलब वाटर एक्सचेंज होता है या वाटर एक्सचेंज का मतलब लेवलिटी होता है? नहीं, कभी कभी दोनों चीज़ें सिमिलर पाथवे पे आ जाती हैं, मतलब सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर लेती हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, क्योंकि लेवलिटी किसी भी लिगेंड के लिए है जबकि वाटर एक्सचेंज किसके लिए है, सिर्फ वाटर के लिए है। अब मान लो कि कोई भी मेटल करें, जैसे कोबाल्ट 3+ है, CN के साथ क्या होता है स्टेबल, क्रोमियम 3+ CN के साथ स्टेबल है। लेकिन अगर दोनों स्टेबल वहाँ पे हैं, कोबाल्ट +3 भी स्टेबल है, क्रोमियम +3 भी स्टेबल है, तो वहाँ पर फिर क्या, जो CFAE फैक्टर है वो क्या करेगा, डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा लेवाइल होगा, कौन ज़्यादा इनेट होगा। लेकिन जब वाटर की बात करते हो तो वाटर के साथ ये भी तो जरूरी है कि क्या कोबाल्ट +3 वाटर को फेवर करता है, क्या कोबाल्ट +3 वाटर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है या नहीं, राइट। ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर मेटल कटायन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से लिगेंड को फेवर करेगा ये भी तो अलग अलग होता है। ऐसा थोड़ी कि कोबाल्ट +3 अगर दुनिया में जितने भी लिगेंड हैं सबके साथ स्टेबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि जो हर तरह के लिगेंड्स की बात आप करोगे तो सबके लिए जो वही ट्रेंड नहीं फॉलो होगा जो भी एक ट्रेंड को फॉलो करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ट्रेंड लेवलिटी का है वही ट्रेंड वाटर एक्सचेंज का है। ये बात सही है कि काफ़ी जगह मैचिंग है, बट याद रखो लेवलिटी हर एक लिगेंड के लिए होती है, लेकिन वाटर एक्सचेंज किसके लिए है, सिर्फ वाटर के लिए है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जिस भी मेटल की बात कर रहे हो, जिस भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हो, क्या वो मेटल उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर को फेवर करता है कि नहीं, क्या वाटर के साथ स्टेबलाइज होता है कि नहीं। अगर नहीं स्टेबलाइज होगा इसका मतलब फिर रेट आपका बदल सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही है, क्यों ऐसा है, देखो कोबाल्ट 3+ जो होता है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, राइट। जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है +2 में, राइट। और क्या करेगा, वाटर को ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइजेज वाटर, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है 2+ में। ऐसा नहीं कि सारा का सारा, लेकिन आप कोबाल्ट +3 का मतलब इसका कोई भी आप कॉम्प्लेक्स लीजिए, प्योरेस्ट फॉर्म अगर लीजिए तब भी आपको ये स्मॉल अमाउंट जरूर मिलेगा। ये थोड़ा अमाउंट एक कंडीशन के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन होने लगती है तो थोड़ा आपको ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये आपको मिलेगा जरूर। क्यों मिलेगा, क्योंकि कोबाल्ट 3+ क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा क्यों ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे, राइट, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी ज़्यादा, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन निकालिए, लेकिन जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग रही है बॉन्ड फॉर्मेशन से कंपनसेट भी तो होनी चाहिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर आप करोगे तो बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर, CFSC क्या होनी चाहिए, हाई, डेल्टा वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। तो आपको लिगेंड स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, वाटर के बस की बात नहीं कि सब काम कर लेगा। इसलिए कोबाल्ट 3+ जो है वाटर या एक्वस मीडियम में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसका, ये वाटर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप कोई भी प्योर फॉर्म लोगे, पूरा रिड्यूस, पूरा नहीं ऑक्सीडाइज होता, सब खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी इसकी एक्टिविटी ये रहती जरूर है। इवन आप प्योर वाटर लोगे, प्योर ये लेते हो तब भी रहती है। तो इसको अगर आप लोगे ना थोड़ा सा अमाउंट आपका ये जरूर रहता है।
कौन सा रहता है, कोबाल्ट 2+, और इसी कोबाल्ट 2+ की वजह से यहाँ पर जो लिगैंड का एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, फास्टर। देखो वो कैसे होता है, ठीक, ध्यान से सुनो। कोबाल्ट 3+ एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है, बिकॉज even in purest form cobalt 3+ has some amount of cobalt 2+ because cobalt 3+ is highly oxidizing in nature। ये खुद तो रिड्यूस हो जाता है एक्वस मीडियम में, और वाटर क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। इतना ऑक्सीडाइजिंग जो है क्रोमियम 3+ नहीं है, राइट। और इसके हाईली ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से कोबाल्ट 2+ में, कोबाल्ट 3+ के सोल्यूशन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा अमाउंट ये रहेगा, और यही काम करता है कैटलिस्ट का। तो क्या करता है, देखो ये ऐसे कोबाल्ट है 3+, ऐसे है कोबाल्ट 2+, जो थोड़ा सा अमाउंट आपका होगा, ये आपका मेन है, ये आपका क्या है, ट्रेस अमाउंट में है, ठीक है। ये क्या करता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ET अगर होगा तो +2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, +3 में। तो जो आपका +3 किस में कन्वर्ट हो गया, वो +3 आपका कन्वर्ट हो गया किस में, +2 में। स्टार लगा दें यहाँ पे, जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये कन्वर्ट हो गया +2 में, और बाकी आपका क्या रह गया, वो +3। राइट, अब ये बन गया, और हमें पता है कि D7 जो होता है ये क्या शो करता है, फास्ट वाटर एक्सचेंज। तो जो आपका पहले इधर सिस्टम जो जिसके लिए सीफे की वैल्यू -4.0 थी, जो आपको लग रहा था कि ये सिस्टम जो है हमारा इनर्ट होगा, स्लो वाटर एक्सचेंज होगा, वो आपका एक्चुअली किस वजह से फास्ट एक्सचेंज शो करने लगता है, क्योंकि वो +3 से कहाँ चला जाता है, +2 में। क्यों +2 में गया, बिकॉज ऑफ दिस +2। ये +2 कहाँ से आया, इसके ऑक्सीडेशन के, इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से, समझ गए। मतलब ये है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किससे कैटलाइज हो रही है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्लियर थी बात। तो ये ध्यान रखना आप कि कोबाल्ट 3+ वैसे तो क्या होता है, इनर्ट होता है कंपेरिजन टू क्रोमियम के, लेकिन अगर वाटर एक्सचेंज की बात करोगे तो वो क्या होता है, कोबाल्ट 3+ जो है वो क्रोमियम 3+ के कंपेरिजन में क्या होता है, मोर रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज शो करता है। क्यों शो करता है, बिकॉज ये मीडियम कौन सा है, वाटर है। वाटर नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता, जैसे CN के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोबाल्ट 3+ जो है वाटर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। क्यों कर देता है, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज तभी होती है जब हाई CFC वैल्यू हो, हाई डेल्टा वैल्यू हो। ये चीज़ें जो है वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वाटर इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। क्लियर थी बात। तो ध्यान रखना इसे, इसी वजह से जो रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसी तरह अगर क्रोमियम की बात हम करें, क्रोमियम अगर क्रोमियम +3 है, क्रोमियम ये मान लो CrH2O6 3+ है, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ Cr2+, इसका भी रेट एक्सचेंज क्या हो जाता है, इसो अगर ऐसा ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फास्ट वाटर एक्सचेंज शो करेगा। क्यों शो करेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऐसे क्या शो करता है, ये स्लो वाटर एक्सचेंज, स्लो H2O एक्सचेंज। क्यों करने लगता है, क्योंकि +3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 में। सेम ही काम कर सकता है कौन, पैलेडियम 2+ जो है catalyzes rate of water exchange या water exchange rate of water exchange for palladium 4+, राइट। तो ये जो है +2 क्या करता है, इसको कैटलाइज कर देगा। तो ध्यान रखना ये क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट 2+। इसी तरह अगर आप क्रोमियम में भी +3 है, जो कि स्लो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज होता है, अगर उसमें आप +2 ऐड कर दोगे तो वो भी रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई वाटर एक्सचेंज की। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वाटर एक्सचेंज से रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हम कितनी चीज़ें कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2006 में आया था। क्वेश्चन है
करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज between coordination sphere, between coordination sphere and bulk, राइट। तो एग्जाम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, Cr2 प्लस है, Al3 प्लस है, सॉरी ये Cr3 पहले सही कर लेते हैं, Cr3 प्लस Al3 प्लस क्रोमियम 2 प्लस निकेल 2 प्लस, बी ऑप्शन Cr3 प्लस Al3 प्लस निकेल 2 प्लस क्रोमियम 2 प्लस, सी Cr3 प्लस निकेल 2 प्लस क्रोमियम 2 प्लस Al3 प्लस, डी ऑप्शन हमारा क्रोमियम 3 प्लस Cr2 प्लस Al3 प्लस Na2 प्लस, ये है। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, ये तो एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है यहीं से। अब इसमें देखो +3 छोड़ो, पहले सबसे पहले कितने को +2 वाले में, +2 वाले में देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या शो करता है, यहीं से क्लियर हो गया, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या शो करता है, ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अभी हमने देखा था, राइट। तो इसका क्या होगा मैक्सिमम, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बाकी कहीं है ही नहीं। हमने पढ़ा था ना अभी कि कॉपर का मैक्सिमम होता है, फिर क्रोमियम का होता है, फिर जिंक का, उसके बाद मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, ये हमने पढ़ा था। तो इनमें सब में तो क्रोमियम क्या होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्रोमियम पहले वाले क्लास में आता है, जहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 10⁸ सेकेंड इनवर्स है या उससे ज़्यादा है। और इनमें दोनों में पता है कि यहाँ इन दोनों में देख लो, अगर आप बात करोगे तो नो डाउट यहाँ पर चार्ज तो सिमिलर है, बट इसमें एक नया फैक्टर होता है CFA, कितना होता है वो, -2.0। मैं तभी भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना जहाँ पर क्रोमियम 3 है, जहाँ पर D3 और D6 लो स्पिन है, वहाँ पर CFA जरूर ध्यान रखना, CFA फैक्टर वहाँ पे क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो थोड़ा जरूर ध्यान रखना आप लोग, किसके केस में, जहाँ पर आपका D3 और क्या होगा, D6 लो स्पिन होगा, क्योंकि दो एक तरह होता है -2.0, एक जगह होता है आपका -4.0, तो CFA वहाँ पे डोमिनेट कर लेता है। तो न्यूक्लियर फोर्स, साइज, इन सब के साथ साथ ये फैक्टर को जरूर ध्यान रखना कि CFA इनमें सब में डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि हाई वैल्यू होती है CFA की, इसलिए, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कब आया था, नेट दिसंबर 2013, नेट दिसंबर 2013, ठीक है। इसमें है रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर लिख लो, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर, ऐसा कर लेते हैं, रेट ऑफ, इसको इधर कर दो, एक्सचेंज ऑफ वाटर, इसको इधर लिख देना, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाय OH2O18 ऑफ फर्स्ट CuH2O62 प्लस कॉमा MnH2O62 प्लस, राइट। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड है हमारे पास
FeS2O6 2+, फोर्थ हमारे पास है Na2+, follows an order, तो देखो और क्या है इसमें ऑप्शन में हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी हमारा है 1 4 3 2, 1 4 3 2, राइट। सी हमारा है 2 3 4 1, और डी हमारा है 3 1 4 2। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये मत समझो कि एग्जाम में आएगा, लेकिन इससे आपको इतना आइडिया जरूर लग जाएगा ना कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ये नहीं कि हमने 10 लिख दिया उसके बाद पता लगा कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, बस थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है। जैसे यहाँ पर उसने 4 लोग दिए हैं, हो सकता है इन चारों में बदल देगा कुछ, वो हो सकता है उसमें एक लेंथेनाइट दे दे, एक आपको जिंक दे दे, एक आपको दे दे क्लास 1 का, एक आपको दे दे क्लास 4 का, राइट। तो उसको आपको घबराना नहीं है, उससे आपको कर लेना है, ठीक है। चलो इसमें देखो सिंपल सी बात, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये नहीं आंसर है और ये आंसर नहीं है, क्योंकि 1 तो इन्हीं दोनों में है। फिर उसके बाद देखो हमें पता है निकल वाले में क्या होता है, हाई CFSC वैल्यू राइट में आता है ये। आयरन में क्या होता है, लेस CFSC वैल्यू उसके लेफ्ट में आता है ये। तो अगर हम ट्रेंड देखें अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो उसमें क्या था, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो था। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, मैग्नीज का ज़्यादा है किससे, आयरन और कोबाल्ट से, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला हो जाएगा, ये आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम कुछ और देख लेंगे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला एविडेंस जो है कि आपका सिस्टम डिसोसिएटिव को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस या इक्वेशन रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो देख लेते हैं हम लोग बाकी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वाटर एक्सचेंज से। द रिलेटिव रेट्स ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2+ वेनेडियम क्रोमियम आयन फॉलो द ट्रेंड। हमें पता है कि देखो इसमें क्या होता है, इस वाले में होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। ये किस में आता है, फर्स्ट क्लास में, क्लास 1 में। तो इसमें रेट क्या होगा, सबसे फास्टर। तो सबसे फास्टर किस में होगा, थर्ड वाले में, राइट। तो थर्ड वाला सबसे फास्टर कहाँ है, ये है हमारे पास। देखो कितने ऑप्शन है, देखो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। 2 में फास्टर, ये भी रॉन्ग हो गया। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हमें फ़र्क सिर्फ यहाँ देखना है 1 और 2 में। तो हमें पता है निकल 2+ वेनेडियम 2+ में हमने पढ़ा है कि निकल 2+ का वाटर एक्सचेंज क्या होता है, स्लो, इसका वाटर एक्सचेंज क्या होता है, फास्ट, ठीक है। तो सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, निकल का क्या होता है फास्ट, वेनेडियम का क्या होता है स्लो, राइट। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का। तो थर्ड का मैक्सिमम कर देते हैं। फिर 1 और 2 में अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 का ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। आपको सीरीज याद होगी, हमने पढ़ा था कि ऐसे ध्यान रखना कि V2 में क्या है, Eg में इलेक्ट्रॉन है, और जो है D8 में Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी वजह से उसका रेट क्या हो गया, Eg में जहाँ होता है वहाँ लिगेंड रिपेल करता है लिगेंड को, तो वो जल्दी से रिलीज हो जाता है। और जो यहाँ पे जो Bt2+ में यहाँ D3 है, तो Eg पे नहीं है लिगेंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको इतना रिपेल नहीं करता, तो वो ईजिली वहाँ से रिमूव नहीं होता। इसलिए निकल 2+ वाले में रेट क्या हो जाती है ज़्यादा, और V2+ वाले में रेट क्या हो जाती है कम, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ये देखो, वाटर एक्सचेंज रेट्स फॉर कॉम्प्लेक्सेस आयन फॉलो द ऑर्डर। अभी सिंपल सी बात है, गेट 2018 में क्वेश्चन आया था ये। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें वही क्वेश्चन तो सेम है, ये बस फर्क क्या है, इसमें हमने क्या क्या रखा है यहाँ पे, देखो क्रोमियम 3 है, कोबाल्ट 2 है, और क्या है
B2 प्लस, हमें पता है कि क्रोमियम में क्या होगा, सबसे स्लो, राइट। देखो ये भी D3 है, ये भी D3 है, दोनों में रेट क्या होगी, स्लो। अब क्योंकि ये +3 है, ये क्या है +2, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, फास्ट, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट। तो सबसे फास्ट किस में होगा, कोबाल्ट में, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, कोबाल्ट B2 प्लस Cr3 प्लस, ठीक है। तो ऑर्डर कौन जाएगा हमारा, देखो कहाँ पे, कोबाल्ट मैक्सिमम, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है ना, समझ गए, इजी क्वेश्चन था ये भी।